हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ रहता है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, खास तौर से आपकी पढ़ाई से संबंधित बात कर रही हूँ मैं, तो आपके लिए उस समस्या का समाधान लेकर मौजूद हो जाता है। तो आज भी हम ऐसे ही आए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलने वाली सारी ही एजुकेशन आपको 100% फ्री मिलती है। यानी कि आप किसी भी क्लास में हो, आप किंडरगार्टन में हो, आप फर्स्ट में हो, 10th में हो, 12th में हो, आप किसी भी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, बिहार बोर्ड हो, कुछ भी हो आपका, आप CUET कर रहे हैं, आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी कुछ की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाती है, वो भी 100% फ्री। ऐसा हम नहीं करते कि हमने 2 वीडियो आपको दिखाए और आपसे बोलें कि भाई इसके आगे का तीसरा कनेक्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ कोई भी वीडियो देखिए, कितनी बार भी देखिए, आपको इसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। ना कुछ पेमेंट करना, ना कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको यहाँ आना है और अपनी जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और हमारे ऐप पर 100% फ्री मिल रही है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि भाई इसके आगे का वीडियो नहीं मिल रहा है हमको। कई ऐसे हमको कमेंट आते हैं कि मैम ये चैप्टर तो देख लिया, मगर इसे कनेक्टिंग वीडियो हमको नहीं मिल रहा। तो इसके लिए पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हमने रखा है। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज हैं, आप उनको वहाँ देख सकते हैं। वेबसाइट पे आकर भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ही जगह आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज वीडियोस मिलेंगे, तो इनको आप यहाँ से पूरी तरीके से देख सकते हैं। पूरा पैटर्न वाइज हम आपको यहाँ पर कराते हैं हर चैप्टर का। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। क्लास 9th में आप लोग आ चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी हद तक अपनी बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन तभी भी अभी भी बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैम ये तो हमारे चैप्टर का नहीं है, हमारे कोर्स का नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है। ये इसलिए होता है क्योंकि 9th और 10th में 2 कोर्स चलते हैं। एक चलता है कोर्स ए और एक चलता है कोर्स बी। इसीलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। भाई कई बच्चों के स्कूलों में क्या चलता है, कोर्स ए चल रहा है, कई लोगों के स्कूलों में चल रहा है कोर्स बी चल रहा है। तो जब कोर्स ए चलेगा तो आपके पास बुक रहेगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। और अगर आपके यहाँ चल रही है, क्या चल रहा है, अगर कोर्स बी चल रहा है तो आपके पास बुक रहेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो इसलिए जो भी आपके यहाँ चल रहा है कोर्स, उसी के हिसाब से पढ़िए, तो आपके लिए डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए, अब जैसे आप लोग कोर्स बी में हो, आप कोर्स ए के अगर देखने लगोगे तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। तो सिर्फ सिंपल आपको करना है कि आपके यहाँ जो भी कोर्स चल रहा है उसी से रिलेटेड वीडियो देखिए आप। अब आ जाते हैं आज का कोर्स बी की। हमारी जो हिंदी की पूरक पुस्तिका है, हमारी एक पहली चलती है स्पर्श भाग 1, दूसरी पुस्तक जो है वो पूरक पुस्तिका है, जिसका नाम है संचयन भाग 1। इसमें 4 अध्याय दिए गए हैं। चारों ही अध्याय में बहुत ही अच्छी जो है कहानियाँ हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहली कहानी हमारे पास गिल्लू थी, वो हम पढ़ चुके। दूसरी हमारे पास स्मृति थी, वो भी पढ़ चुके। अब तीसरा हमारे पास जो चैप्टर आया है वो है कल्लू कुम्हार की उन्हा कोटी। के विक्रम जी द्वारा लिखित ये कहा है कि जब उन्होंने त्रिपुरा की यात्रा करी तो किस तरीके से वो उन्हा कोठी नाम की जगह पर गए, जो एक कल्लू कुम्हार द्वारा बनाए गए 1 करोड़ से 1 कम शिव जी की मूर्तियों के लिए प्रचलित है। ये हमने देखा, त्रिपुरा के बारे में जाना, समझा कि किस तरीके से वो एक टीवी श्रृंखला बनाने के लिए वहाँ पर गए थे, और तब उन्होंने ये एक यात्रा वृत्तांत हमारे सामने रखा। वहाँ किन किन लोगों से मिले, क्या हुआ, सभी कुछ उन्होंने हमको बताया। इस पार्ट का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बुक के बाद दी हुई प्रश्न और एक्सरसाइज भी करी है, यानी कि NCERT सॉल्यूशंस भी हमने कंप्लीट किए हैं। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, यानी कि पूरा चैप्टर हमने फिर से समझा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए जो चैप्टर से संबंधित थे। फिर उसके बाद हमने किया एक नया पैटर्न जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, वो था बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो उस पर भी हमने इस पूरे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो है तो इसी ही चैप्टर से संबंधित, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इनको जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि यही पूछे जाएंगे, आप यहाँ इनको तैयार करेंगे तो आप यहाँ अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत हद तक क्वेश्चंस को, आंसर्स को बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आए बस आपको पढ़ते रहना है। तो यहाँ पर हम इसी चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके टेस्ट और एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर गंगा जी का जो अवतरण हुआ था उससे संबंधित जो कथा हमने इस उनाकोटी पाठ में पढ़ी है उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार उनाकोटी की एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना को चित्रित करती है। भागीरथ जी ने बोला था ना, उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, तो उसी की एक कथा को चित्रित कर रही है। एक चट्टान पे पूरी कथा बनी है। भागीरथ किस तरह गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे इसमें यह दिखाया गया है। ऐसा विश्वास है कि गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंस कर पाताल लोक में ना चली जाए, इसके लिए शिव को मनाया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर बहने के लिए छोड़ें। इस तरह पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ। हम सभी जानते हैं कि भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना करी। अब जब गंगा जी मान तो गई पृथ्वी पर आने के लिए, लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि अगर वो इस वेग से पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी के धंस जाने का डर था। इसलिए शिव जी को मनाया गया कि वो उन्हें अपनी जटाओं में संभाल लें और फिर धीरे धीरे करके छोड़ें, और यही हुआ ताकि जो है पृथ्वी बची रहे। शिव जी ने उस वेग को अपनी जटाओं पर लिया और धीरे धीरे जो है वो गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो ये पूरी कथा जो है वो उनाकोटी की एक चट्टान पर चित्रित है। प्रश्न संख्या 2 है, मेरी रीढ़ की एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना थी। जब लेखक शूटिंग के लिए त्रिपुरा गए तो वहाँ पर उनको सीआरपीएफ की जो है वो सपोर्ट मिला था, क्योंकि वहाँ पे बहुत उपद्रवी थे। तो वहीं पर उनको एक बार खबर मिली कि भाई एक सिपाही को जो है उपद्रवी द्वारा मार दिया गया। जब ये खबर उन्होंने सुनी तो उनके रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी चौंक गई, मतलब वो अंदर तक पूरी तरीके से हिल गए थे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, लेखक अपनी शूटिंग में इतना व्यस्त था कि उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि यह सुंदर और शांतिपूर्ण लगने वाला जंगल विद्रोहियों से घिरा हुआ भी हो सकता है। त्रिपुरा बहुत सुंदर जगह है, लेकिन उस समय बहुत विद्रोही थे वहां पर। यहाँ पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि 2 दिन पहले ही सीआरपीएफ का एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। इस घटना ने लेखक को अंदर तक द्रवित कर दिया। मतलब वो बहुत ज्यादा, जब उन्हें ये चीज पता चला कि मेरे आने से 2 दिन पहले यहाँ उपद्रवियों द्वारा जो है एक आदमी को मार दिया गया, एक जवान को मार दिया गया है, तो इस बात से वो अंदर तक हिल गए कि मतलब इतनी सुंदर जगह पर भी इतना ज्यादा विद्रोह और उपद्रव हो सकता है, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा डर का कारण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान रहा। तो वहां वो हेमंत कुमार जबातिया और मंजू ऋषिदास जी से, इन 2 लोगों से वहां पर मिले थे। ये दोनों ही समाज कल्याण के कामों में व्यस्त थे, तो उन्हीं के बारे में आपको बताना है जो टिलियामुरा कस्बा में उनसे मुलाकात हुई थी। तो क्या देखिए, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और गायिका मंजू ऋषिदास से हुआ था। जहां ये दोनों लोक गायक थे, लोक कलाकार थे, वहीं ये अपने समाज के कल्याण, अपने एरिया के कल्याण के लिए भी कार्यरत थे। हेमंत कुमार पहले कभी पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। तो मतलब अब क्या था, जिला परिषद के सदस्य थे और लोक कल्याण के कार्य कर रहे थे। मंजू ऋषिदास निरक्षर होने के बावजूद नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी भाई, पहले पढ़ने को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, खासतौर से आदिवासी एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ होता था। तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन तब भी जो उनका वार्ड था, वार्ड नंबर 3, ये उससे वो पूरी तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करती थी। वहां के लोगों की परेशानियों को हल करने का काम वो किया करती
थी। उन्होंने अपने वार्ड में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने हेतु नल लगवाने और मुख्य गलियों में ईंटें बिछवाने जैसे महत्वपूर्ण काम करवाए थे। तो ये एक बेसिक चीज होती है, जैसे हमको घर तक पानी चाहिए, निकलने के लिए अच्छा रास्ता चाहिए, तो ऐसे सब काम हमारे जो वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये मंजू ऋषिदास ने अपने वार्ड के सुधार के लिए ये सभी काम किए थे। तो इन दो लोगों से जो है हमारे लेखक की मुलाकात हुई थी जो समाज कल्याण के काम में रत थे। प्रश्न संख्या 4 है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में लिखिए। तो वहां पर जो त्रिपुरा का घरेलू जो उद्योग है वो क्या था? हर घरेलू उद्योग का मतलब होता है घर घर में अर्निंग के लिए कोई एक छोटा मोटा काम करना। तो वहां लोग क्या करते थे, जो अगरबत्तियां हम लोग के यहाँ जलती हैं उसकी जो पतली पतली बांस की डंडियां होती हैं वो वहां पर हर घर में बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो ये वहां का घरेलू उद्योग था। तो यहाँ देखिए क्या, त्रिपुरा में घरेलू उद्योगों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीखें तैयार करना, जिन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता था। अब भाई पतली सीखें जब हम तैयार करेंगे तो उस पर एक मसाला लगाया जाता है ना, खुशबूदार जो घर में जलता है, तो वो चिपकाने के लिए कर्नाटक और गुजरात में उन सीखों को भेजा जाता था। तो ये घरेलू उद्योग। अब इसके अलावा आप अगर कोई घरेलू उद्योग जानते हो तो जैसे इसके अलावा बांस से बनने वाली अन्य चीजें भी काफी लोकप्रिय हैं, जैसे लैम्प शेड, कुर्सियां, फोटो फ्रेम आदि। ये भी त्रिपुरा में, अगर आप त्रिपुरा में के बारे में सर्च करेंगे तो वहां पर बांस से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सिर्फ एक घरेलू उद्योग नहीं है, लोग वहां पर इस तरह की चीजें भी बनाते हैं जो अब जो है बहुत ज्यादा फेमस होने लगी हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी में लेखक ने कटी पतंग योग किसे कहा है और इसका क्या महत्व है? तो ध्यान से समझिएगा क्या है। कल्लू कुम्हार की उनाकोटी यानी कि पाठ में कटी पतंग योग किस चीज को लेखक ने बोला है और इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बतानी है। तो देखिए क्या, लेखक की अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या है कि वह सूर्योदय के समय जगकर स्वयं अपने लिए चाय बनाता और फिर चाय एवं अखबार के साथ लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता। तो ये हमारे लेखक का डेली रूटीन था। लेखक अखबार नहीं पढ़ता वरन इस बहाने वह अपने दिमाग की कटी पतंग की तरह हवा में तैरने देता है, यानी कि अब यहाँ पर तैरने देता है जिससे उसे बेहद ऊर्जा प्राप्त होती है। दिमाग को इस प्रकार खुला छोड़ देने की क्रिया को वह कटी पतंग योग कहता है। अब इसको समझिए ऐसे, जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं, अब पेपर अखबार लिया तो अखबार में देखिए तरह तरह की खबरें होती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो फोकस्ड अखबार पढ़ते हैं, फोकस्ड पेपर पढ़ेंगे कि उनको बिजनेस से संबंधी खबरें पढ़नी है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स से संबंधी खबरें पढ़नी है और कुछ को सिर्फ जो है वो फिल्म जगत से करनी, किसी को कोई क्राइम से पढ़ना है। तो ये लोग होते हैं फोकस्ड कि मतलब हमें यही खबर पढ़नी है और पढ़ के हट जानी है। लेकिन लेखक के साथ क्या था, वो अपने आप को एकदम फ्री छोड़ देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये पढ़ना है ये पढ़ना है, वो हर एक चीज पढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे एक पतंग कट जाती है तो वो कभी ऐसे 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 करके जाती है ना, तो इसी तरीके से लेखक ने अपने आप को छोड़ दिया उस अखबार में, अपने आप को मतलब अपने दिमाग को छोड़ दिया कि अब वो ये खबर भी पढ़ रहा है, वो खबर भी पढ़ रहा है, वो खबर भी पढ़ रहा है, ये खबर भी पढ़ रहा है, वो मतलब वो सारी खबरें पढ़ रहा है, उसने फोकस्ड कोई चीज नहीं पढ़ी है। तो यहाँ उनके कहने का मतलब है वो अपनी दिमाग को छोड़ देते हैं, वो कटी पतंग की तरह हर खबर से जो है वो रस को निचोड़ता रहता है। इसीलिए इसको इन्होंने क्या बोला है, कटी पतंग का योग उन्होंने इसको बोला है। लेखक का मानना है कि इस क्रिया द्वारा उसे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। लेखक ने यहाँ ऐसी दुनिया का सामना करने की बात कही है जिसके बारे में समझ पाने में वह स्वयं को असमर्थ पाता है। कटी पतंग योग के द्वारा वह दुनिया को समझने की कोशिश करता है। अब देखिए अगर क्या होगा, हम अगर फोकस्ड एक खबर पढ़ेंगे तो हम सिर्फ एक ही एरिया के बारे में जान पाएंगे। अगर हम सारी खबरों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम दुनिया को हर तरीके से जानेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, स्पोर्ट्स में ये हो रहा है, आज शहर में ये क्राइम हो रहा है, तो आज फिल्म जगत में ये हो रहा है, आज व्यापार में ये हो रहा है। तो मतलब अगर हम
अपने अपने आप को अगर हम उस तरीके से लहजे से हम अगर खबर को पढ़ेंगे ना, तो हम दुनिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया हम जो चीज़ें सोच नहीं सकते वो वैसी होती है। तो हमें समझने की अगर इस दुनिया को कोशिश करनी है, तो हर तरीके से अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। हम अपनी हर तरफ से नॉलेज गेन करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को जान और समझ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग से हर खबर को पढ़ने के लिए कटी पतंग योग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ के आधार पर बताइए कि उनाकोटी में लेखक द्वारा शूटिंग कर लेने के पश्चात अचानक क्या हुआ जिसका लेखक के मानस पटल पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो अब एक्चुअली क्या था, जब लेखक ने ये कहानी शुरू करी तो उन्होंने सबसे बताया था ना कि वो दिल्ली की वो सुबह जिस दिन कड़कड़ाती एकदम तेज बिजली कटकी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो उस दिन उनाकोटी में शूटिंग कर लेने के बाद ऐसा ही मौसम बना था। उस मौसम के कारण ही लेखक को दिल्ली की सुबह को ये उनाकोटी की याद आई थी। तो शाम को क्या हुआ था, वेदर बहुत ही एक्सट्रीम वे में खराब हो गया था। लेखक ऑन द रोड शीर्षक के 3 खंडों में बनने वाली टेलीविजन श्रृंखला की शूटिंग करने के लिए उनाकोटी गया था। वहां उसने और शूटिंग दल ने लोगों ने उनाकोटी की शूटिंग की। वहां पर मतलब जो शूटिंग होती है उन्होंने कर ली। काम पूरा करते करते 4 बज गए। शाम होते ही उनाकोटी के वातावरण में भयानक अंधेरा छा गया। कहते हैं ना जैसे बादल आ जाता है, आपने वेदर देखा होगा कभी कभी तो एकदम से बादल आता है, एकदम अंधेरा छा जाता है, इतने घने बादल आ जाते, दिन में भी रात हो जाती। तो वही कंडीशन शाम के 4 बजे के बाद हो गई थी। देखते ही देखते अचानक बादल भी घिर आए। लेखक लिखता है कि जब तक उन्होंने अपने शूटिंग के उपकरण समेटे तब तक गर्जन तर्जन के साथ बादल बरसने लगे। तो मतलब एकदम एक बैक मौसम चेंज हुआ, क्योंकि 4 बजे तक वो शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग खत्म किया, अब उसके बाद सारी चीज़ें समेटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक वो समेटते तब तक बादल घिराए और खूब तेज गरज चमक के साथ वहां पर बारिश होने लगी। लेखक इसे शिव के तांडव नृत्य की संज्ञा देते हुए बताता है कि उनाकोटी की उस शाम को भयंकर वर्षा ने उसकी स्मृति में पुनः तब स्थान पाया जब वह दिल्ली में था। अब उस दिन मौसम ऐसा बदला, इतनी तेज हवा, इतनी तेज बिजली की कड़क, मौसम में कालापन, तो उन्हें लगा जैसे लगता है शिव का तांडव शुरू हो गया। क्योंकि कहते हैं ना तांडव शिव तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो वो उनको ऐसा ही लगा कि शायद शिव जो है वो बहुत क्रोधित हो गए और इतना भयंकर तांडव कर रहे हैं। अब वो जो गर्जन तर्जन हुई वो उन्हें कब याद आई, जब एक दिन सुबह मॉर्निंग के टाइम दिल्ली में वो उठे। सेम वैसा ही मौसम जो है वो दिल्ली में था। वहीं भी अचानक घंघोर बादल घिर आए और गर्जन तर्जन के साथ प्रकृति का तांडव शुरू हो गया। 3 साल पहले उस दिन के वातावरण में पूर्ण समानता होने के कारण लेखक के मानस पटल पर वह गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब जो चीज उनाकोटी में घटी थी, जैसा वेदर घटा था, सेम 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन सुबह घटित हुई, क्योंकि उसी गड़गड़ाहट के साथ उनकी आंख हमारे लेखक की खुली थी। तो वो 3 साल बाद जब वैसे ही बादल छाए, बिजली कड़की, बहुत तेज हवा चली, बादल गड़गड़ाए, तो उन्हें वो 3 साल पहले उनाकोटी में घटी हुई शाम याद आ गई थी। प्रश्न संख्या 7 है, सुंदर और अत्यंत शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में हमें घेरे हुए किसी जगह विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अब क्या था, त्रिपुरा उस समय विद्रोहियों का गढ़ था, वहां पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे, लोग ऐसे नहीं जा सकते थे। सीआरपीएफ के काफिले में भी हमारे लेखक गए थे, ये हम सभी को पता है। तो तभी उन्होंने, लेखक ने ये चीज़ कही कि हमारे जो शूटिंग का दल था उसे सीआरपीएफ ने स्कॉट किया था, यानी हम सीआरपीएफ के घेरे, सुरक्षा घेरे में ही त्रिपुरा में शूटिंग कर पाए थे, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। तो ये चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ कहीं पे भी जंगल में विद्रोही हो सकते थे। लेखक बताता है कि उनके काफिले ने दिन में 11 बजे के करीब चलना शुरू किया। पहले तो अपनी शूटिंग के काम में व्यस्त रहने के कारण उनके मन में कोई डर नहीं था। मतलब होता ना, जब हम व्यस्त रहते हैं तो बाकी सब चीज़ों से हमारा दिमाग हट जाता है। तो जब वो शूटिंग में व्यस्त थे तो उन्हें ये सारी चीज़ें याद ही नहीं रही कि मतलब यहाँ इतने विद्रोही हैं, इतना डर है, ये सब चीज़ें उनको याद नहीं रही।
जब सीआरपीएफ के एक सुरक्षा कर्मी ने लेखक को सुरक्षा में लगा था, बताया कि पहाड़ियों पर रखे इन 2 पत्थरों के पास उसके दल के जवान के विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी, तो यह सुनकर लेखक की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी दौड़ गई। अब जब वो शूटिंग कर रहे थे, अब उनको ये पता था कि भी सीआरपीएफ हमें जो है सुरक्षा घेरा दे रही है, तो वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, शूटिंग वूटिंग करते रहे, डर कुछ नहीं था। तो फिर उनके दल में जो एक सुरक्षा सीआरपीएफ का जवान तैनात था, उसी ने बताया कि आप जो ये 2 पत्थर देख रहे हो ना, यहाँ पे दो पत्थर रखे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले विद्रोहियों ने हमारे एक जवान को यहीं पे मार दिया था। तो ये बात सुनते ही हमारे लेखक को बहुत ज़्यादा डर लगा। तो ये जो डर लगा, उसे लेखक ने किन शब्दों में बोला कि रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी होना, यानी कि ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है डर की, जो हमारे लेखक को लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों के बारे में सोचकर आशंकित लेखक ने यह टिप्पणी की कि अत्यंत शांतिपूर्ण और सुंदर दिखाई देने वाले इन जंगलों में किसी जगह विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं जो इरादतन हत्या कर देते हैं। तो अब क्या विद्रोहियों का काम क्या है? लोगों को हार्म करना, यही वो काम कर रहे थे। तो मतलब इस जंगल में वो लोग कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं, हमको नहीं पता हो सकता भाई, कहीं छिपे हो हमें नहीं पता, और वो एकदम से हमला कर दें और किसी को नुकसान पहुंचा दें। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में अपने साहस एवं जिज्ञासा का परिचय देते हुए लेखक ने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। हम सभी को पता था कि जब हमारे लेखक त्रिपुरा गए थे उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह था, सभी लोग डरे हुए थे एवं लेखक भी हमारे डर गए थे, ये सारी चीज़ें थी। अब इन सारे डर के बीच उन्होंने जो त्रिपुरा की यात्रा करी है उसे आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। तो जिस तरह अब ये जैसे यात्रा वर्णन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये आपका दीर्घोत्तरीय में चला जाएगा, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस में आ जाएगा, तो इसको बहुत सावधानी से करना है कि आंसर जो है वो 60 to 65 वर्ड्स के बीच में रहे, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस में जो डिटेल क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 65 वर्ड्स तक ही पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, तो इससे ज़्यादा इसे बढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा। लेखक बताता है कि त्रिपुरा में बढ़ रही हिंसा के कारण हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पूर्व अंतिम पड़ाव टिलियामुरा था। तो जो मुख्य एरिया था ना, जो जहां पर आतंक ज़्यादा था, उससे पहले का एरिया था टिलियामुरा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पड़ने वाले आगे के रास्ते का हिस्सा जो मनु कस्बे तक जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की सुरक्षा में काफिले के रूप में चलता है। अगर आप उसके आगे जाना चाहते थे तो आपको सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में चलना पड़ेगा। लेखक ने त्रिपुरा में बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं के मद्देनजर अपनी तथा अपने शूटिंग दल के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में चलने को तो स्वीकार किया, लेकिन वह उस काफिले में सबसे आगे था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मेरी सिक्योरिटी है, मेरे शूटिंग दल की सिक्योरिटी है, तो सीआरपीएफ के घेरे में उन्होंने चलने के लिए रजामंदी दे दी, लेकिन सबसे आगे हमारे लेखक ही चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई खतरा आए तो सबसे पहले हम पर आए, हमारे लोगों पर बाद में आए। इसलिए लेखक और उसके कैमरामैन को सीआरपीएफ के जवानों के हथियार बंद गाड़ी में चलने की हिदायत दी और ऐसा करने पर उन्हें यह काम अपने जोखिम पर करने को कहा गया। क्या बोला गया कि देखिए, आप सबसे आगे चल रहे हो तो हमारा जो हथियारों का जो ट्रक है उसमें बैठकर आप चलोगे, और ये बहुत जोखिम भरे का काम है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी विद्रोही अटैक करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे हथियारों को, ट्रक को ही हार्म करेगा। पहला काम यही है, क्योंकि हम इनके हथियार को तबाह कर दें तो हम इनसे जीत सकते हैं। हथियार जब तक रहेंगे तब तक लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक रिस्की काम था जो बोला गया कि आप इसे अपने ही रिस्क पर करेंगे। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 9 पर। त्रिपुरा के विद्रोहियों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या उन्हें यह रास्ता छोड़ देना चाहिए? अब वहां का जो विद्रोह हो रहा है उसके बारे में आपके अपने विचार क्या हैं, और क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि उन्हें ये विद्रोह छोड़ देना चाहिए? देखिए क्या, त्रिपुरा में विद्रोहियों की वास्तविक मांग के बारे में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा पाठ में कुछ मेंशन नहीं है कि उनकी मांग क्या थी। लेकिन पाठ में से स्पष्ट होता है कि त्रिपुरा के विद्रोहियों को यह लगता है कि उनके संसाधनों पर बाहरी लोगों ने अनाधिकृत रूप से नियंत्रण कर लिया है।
त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष का मुख्य कारण यही है। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको ऐसा लगा है कि भाई हमारे एरिया पे बाहर के लोगों ने कब्जा किया है। अब बाहर के लोगों को कब्जा करने का कारण क्या था कि भाई वहाँ पे कलकत्ता से और बांग्लादेश से, यहाँ से सभी लोग आकर बस रहे थे, जिससे वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे संसाधनों पे कब्जा किया है और हमें चीज़ें अब बहुत ही लिमिटेड वे में मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ये विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये विद्रोह का मेन कारण था। मुझे लगता है कि त्रिपुरा के विद्रोहियों को भी तो भारतीय नागरिक ही हैं, उन्हें भी अपनी मांग को व्यक्त करने का अधिकार है और उसके लिए संघर्ष करने का भी अधिकार है। लेकिन भारतीय संविधान किसी भी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देता है, इसलिए मांग एवं संघर्ष अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। अगर भाई हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो क्या करेंगे, हम मांगेंगे ना। तो उसी तरीके से हर एक भारतीय को अपनी मांग रखने और अपनी चीज़ों को पाने का पूरा अधिकार है, और ये हम इसके लिए हम संघर्ष करते हैं। लेकिन संघर्ष हिंसात्मक हो ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर हम आगजनी करें, किसी को मार दें, उपद्रव करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि उन्हें संघर्ष करना चाहिए, मगर हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए जैसा कि वो लोग लेते हैं। हिंसा की अनुमति देने या उसे स्वीकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि त्रिपुरा के विद्रोहियों को अपनी मांगे अहिंसक तरीके से सामने रखनी चाहिए और उन्हें मनवाने के लिए जन सामान्य को साथ लेकर सरकार पर दबाव डालना चाहिए। उन्हें इसके लिए अपनाए जाने वाले हिंसा के रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, अहिंसा, जहां पर हम हिंसा नहीं करते वहां हम बहुत तरीके निकाल सकते हैं बातचीत करने के लिए। हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं, जो है बाकी सारे लोगों को लेकर आंदोलन करके। अब देखिए, अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह। ये सभी जो गांधी जी ने किए थे, इनमें हिंसा मना थी। ये तो इसी तरीके के हम कुछ आंदोलन कर सकते हैं जहां पर हम हिंसा का सहारा ना लेकर अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने रखें और सरकार से मनवाएं। तो हम यही चाहेंगे कि विद्रोहियों को ये विद्रोह का रास्ता छोड़कर और अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखना चाहिए और प्रेशर बनाना चाहिए ताकि वो इनकी मांगों को मान सके। अब है प्रश्न संख्या 10। स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा उत्तर भारत में अब भी चलन में है। लेखक के इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए अछूत समस्या पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे देश में ऐसी बहुत सी रूढ़ियां पहले समय से चली आ रही हैं जो मुझे नहीं लगता कि जिनकी ज़रूरत थी। तो इसी में एक छूत अछूत की भी जो है रूढ़ी है, जो अब मतलब हम अभी प्रेजेंट समय में देखेंगे तो अब ऐसा कुछ बचा नहीं है, बहुत ही रेयर ही होगा, बहुत ही इंटीरियर इलाके में अब ऐसा नहीं है, लेकिन जब पहले समय में बहुत हुआ करता था। तो इसी समस्या के बारे में लेखक ने जो इस पाठ में लिखा है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, क्या लेखक का कहना है कि उत्तर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आज भी ऐसी अनेक रूढ़ियां विद्यमान हैं जो सामाजिक संस्थाओं में आधुनिकता के प्रवेश के फलस्वरूप हुए अनेकानेक परिवर्तनों के बाद भी समाप्त नहीं हुई हैं। बहुत सी ऐसी रूढ़ियां हैं कि हमारे सामाजिक ढांचे में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन वो रूढ़ियां जस की तस बनी हुई हैं, जिनके कारण आज भी महिलाओं को, विशेषकर निम्न वर्गीय महिलाओं को इस प्रकार का सम्मान एवं सामाजिक स्वीकृति मिलना दुर्लभ है। तो इन्हीं रूढ़ियों के कारण आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि स्त्रियों को समाज में समान रूप नहीं मिल पाता है, समान अधिकार नहीं मिल पाते। उन्हें अभी भी बोला जाता है घर के रहिए, अंदर रहिए, उन्हें भी मत बोला जाता है पढ़िए मत। तो ऐसी रूढ़ियां आज भी समाज में बहुत ज्यादा विद्यमान हैं। मंजू ऋषिदास जैसी महिलाएं भारत में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अस्पृश्यता निवारण और अछूतोद्धार अभियान के सुखद फलश्रुति हैं। यानी कि मंजू ऋषिदास जो हैं इसी तरीके के काम में, जहां पर लोगों को, अछूत लोगों का उद्धार किया जा रहा है, उन्हें समाज में बराबर दर्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को समाज में बराबर दर्जा दिलाने की कोशिश करी जा रही है। कहना ना होगा कि तमाम विकासवादी अवधारणाओं को आत्मसात कर लेने के बाद भी हमारा देश इस समस्या से प्रच्छन्न रूप से प्रभावित है। मतलब हमने इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, हमने इतनी पाश्चात्य संस्कृति,
सभी कुछ अडेप्ट कर लिए, लेकिन अभी भी हमारे पुराने समय की ऐसी बहुत सी रूढ़ियां हैं जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जिसका आज प्रेजेंट समय में कोई भी मतलब नहीं है। इसमें छुआछूत, जाति भेद, धर्म, वर्ण के नाम पर जो डिवीजन होता है, जो आज भी चल रहा है, उसके बारे में बात करी जा रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मध्यकाल से लेकर आज तक यह समस्या देश में कहीं ना कहीं सिर उठाती रही है। बहुत से ऐसे आप जगह पर उठो देखोगे जहां पे अछूत, छुआछूत, मतलब सामूहिक हत्या हो जाती है जातियों में। आप बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखेंगे। हालांकि यह एक संवैधानिक नियम के द्वारा अपराध की श्रेणी में रखी गई है, फिर भी जब तक मन का मैल नहीं धुलता, मनुष्यता का पथ ऐसी समस्याओं से अवरुद्ध होता रहेगा। हमारे संविधान में ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं जो समानता का अधिकार देते हैं। इतना अधिकार दे देने के बाद भी भाई संविधान में तो सबको बराबर कर दिया गया, लेकिन भाई सामाजिक ढांचे में लोगों के मन के अंदर जो मैल है वो अभी तक नहीं धुल पाया है, जिस कारण लोग अभी भी हीनता के शिकार होते हैं। वो बोलते हैं भाई तुम दूसरे धर्म के हो, तुम यहाँ से हटो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम अछूत हो, तुम मेरे घर में नहीं आओगे, मेरे बर्तन में नहीं खाओगे, मेरे घर की चौखट पर नहीं आओगे, तुम महिला हो इसलिए घर के अंदर रहो, तुम्हारा काम है खाना बनाना, बच्चे पैदा करना। तो ये जो सोच है ना, जब तक इस सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक संविधान में आप लाख नियम निकाल लीजिए, उसे आप नहीं कर सकते। तो कहने का यहाँ मतलब है कि हमें पहले अपनी सोच बदलनी है, तभी हम ये सारी चीजों को बदल पाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है, त्रिपुरा के बाहरी लोगों के आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? बाहरी आगमन ने वहां के जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? कल्लू कुमार की उनाकोटी पाठ के आधार पर बताइए। त्रिपुरा भारत का एक बहुत ही छोटा सा राज्य है, वहां पर मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन बाहर के जो अप्रवासी लोग हैं वो आकर वहाँ बसे, जिससे वहाँ के संसाधनों में कटौती होने लगी। लोगों को जो ज़रूरत आपूर्ति की चीज़ें हैं वो नहीं मिली। जब जनसंख्या प्रभाव पड़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो पोल्यूशन बढ़ता है, हर एक चीज़ डगमगाने लगती है। तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना त्रिपुरा के लोग इन अप्रवासियों के कारण कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, त्रिपुरा भारत के छोटे राज्यों में से एक है। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, मतलब त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, जबकि शेष भाग भारत के उत्तरी पूर्वीय सीमा से सटे मिजोरम और असम से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका परिचय समझ गए कि 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, और जो एक तरफ से किससे आ रहा है वो मिजोरम और असम से जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से आते हैं, मतलब वो बस ऐसे ही चले आते हैं, यहाँ पर उनका रहना नहीं है, लेकिन तब भी आकर रहने लगते हैं। वो दूसरे देश से हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण बने हुए हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। इन्हीं अवैध रूप से आने वाली जनसंख्या ने त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष को जन्म दिया। जब ये बाहरी लोग आए तो आदिवासियों के जब संसाधन कम होने लगे तो उनका असंतोष बढ़ा और वो विद्रोह के मार्ग पर आ गए। इसी कारण वहां के कई क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं भी होती रहती हैं। इन विद्रोहियों के कारण ही क्या हो रहा है भाई, वो विद्रोह कर रहे हैं इन लोगों को हटाने के लिए, तो ये हिंसा हो रही है। त्रिपुरा के विद्रोहियों को लगता है कि उनके संसाधनों पर बाहरी लोगों ने अनाधिकृत रूप से नियंत्रण कर लिया, मतलब उनका अधिकार नहीं है, तब भी वो आकर इस पर अपना अधिकार जमा रहे और हमें अपनी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। बाहरी लोगों के आने से यद्यपि त्रिपुरा में कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। अब यहाँ पर आकर जब कोई बाहर से आए तो परेशानियां तो हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे धर्म भी पनपे हैं। त्रिपुरा का जनजीवन सीधा साधा है और दिखावेबाज संस्कृति से कोसों दूर है। वहाँ सादगी अभी भी मौजूद है, वहाँ लोग अतिथि को अभी भी देवता के समान मानते हैं। भाई एक होता है अतिथि आए और चला जाए तो वो देवता है, ठीक है, सही है, लेकिन कोई आकर हमारे घर पे अपना कब्जा कर ले और यहाँ पर रहने लगे तो वो नहीं है। तो यहाँ में अभी भी हम लोगों में सीधा साधापन सब कुछ देखते हैं। वहाँ के लोग अभी भी अतिथि को देवता मानते हैं, लेकिन अपने अधिकार को नहीं छोड़ते, इसीलिए वहाँ पर इतने ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेखक ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के जिलाधिकारी से कौन सी उत्सुकता प्रकट की?
मानवीय जिज्ञासा के संदर्भ में पाठ के आधार पर बताइए। तो उन्होंने जो जिलाधिकारी थे उनसे क्या उत्सुकता प्रकट करी, आपको ये बताना है। लेखक जब उत्तरी त्रिपुरा जिले के जिलाधिकारी से मिला तो उसने स्वभाव से मिलनसार, तेज तर्रार, उत्साही दिखाई दे रहे जिलाधिकारी से ऊनाकोटी के विषय में जानने की इच्छा जताई। अब भाई जो हमारे जिलाधिकारी थे वो आए, इनसे मिले, थोड़े तेज तर्रार थे, भाई जिलाधिकारी हैं तो जाहिर सी बात है उनमें रौब होगा, तो वो चीज़ थी। लेकिन हमारे लेखक भी जो है बहुत साहसी थे, उन्होंने उनसे ऊनाकोटी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उसे ऊनाकोटी के बारे में सुना तो था लेकिन उसे इस स्थान की विधिवत जानकारी नहीं थी। एक होता है कि हम सुन लेते हैं, मगर एक होता है कि हम पूरी तरीके से जानकारी जाएं, तो वो ये जानकारी वो जिलाधिकारी जी से चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऊनाकोटी के बारे में जिलाधिकारी जी से पूछा। जब जिलाधिकारी महोदय ने उसे बताया कि ऊनाकोटी भारत के बड़े शैव तीर्थों में से एक है। शैव मतलब जो शिव के भक्त होते हैं वो शैव धर्म से संबंधित होते हैं, तो वहां पे शिव जी की ही मूर्तियां हैं। तो लेखक को यह उत्सुकता हुई कि दुनिया के इस हिस्से में जहां युगों से आदिवासी धर्म भी फलते फूलते रहे हैं, देश के विशालतम शैव तीर्थ ऊनाकोटी का होना कैसे संभव है। मतलब जहां पर आदिवासी रहे हैं वहां पर ये किस तरीके से एक शैव तीर्थ बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसने ऊनाकोटी संबंधी जानकारी के संबंध में लेखक की उत्सुकता बढ़ाई, वह लेखक को दिया जाने वाला शूटिंग का प्रस्ताव था। जिलाधिकारी ने लेखक से अपनी बातचीत के क्रम में ऊनाकोटी में शूटिंग करने का प्रस्ताव रखा था। अब लेखक के अंदर ये उत्सुकता जागी क्यों कि वो ऊनाकोटी के बारे में जाने। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये बताया गया कि भाई शुरू से वहां आदिवासी रहे, तो वहां पर एक उनके अपने धर्म, अपने एक देवता होते हैं। भाई आदिवासी लोग प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, तो वहां पर शिव जी की भक्ति कैसे शुरू हो गई, आराधना कैसे शुरू हो गई, ये एक उनके मन में उत्सुकता थी, ये इसलिए वो जानना चाहते थे। दूसरा ये था कि जब वो जिलाधिकारी जी से मिले तो जिलाधिकारी जी ने उनसे बोला कि आप जो है ऊनाकोटी में जाकर शूटिंग कीजिए, वहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अब एक जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट बोले कि आप जाइए वहां पर शूटिंग करिए, तो सोचिए जरा, तो बहुत बड़ी बात होगी ना। तो इसलिए उन्होंने उत्सुकता जताई कि हम ऊनाकोटी के बारे में जानना चाहते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पाठ के लेखक ने त्रिपुरा में कहां-कहां शूटिंग करी। अब वो शूटिंग के लिए ही आए थे, उन्होंने जगह जगह शूटिंग करी, वो सारी जगहों के नाम आपको यहाँ पर देने हैं। लेखक ने पहले दिन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में शूटिंग करी, उसमें उज्जैन महल और बौद्ध मंदिरों में शूटिंग करी। तो पहले दिन उन्होंने यहाँ करी। इसके बाद लेखक ने लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया एवं गायिका मंजू ऋषिदास को जाते हुए शूटिंग करी। तो अब वहाँ का जो लोक गायक हैं, लोक संगीत है, उसके बारे में भी लोगों को बताना था, तो उन्होंने दूसरे दिन इन लोगों के साथ शूटिंग करी। लेखक ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की भी शूटिंग करी। अब त्रिपुरा को पूरी लंबाई में क्रॉस करता है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 44, तो उस पे भी उन्होंने शूटिंग करी क्योंकि वो त्रिपुरा के बारे में लिख रहे थे। सीआरपीएफ के सहयोग से लेखक ने पूरे राजमार्ग की शूटिंग करी थी, क्योंकि वो राजमार्ग विद्रोहियों के खतरे में था, इसलिए सीआरपीएफ के स्क्वाटिंग में की थी उन्होंने, जिसमें हिंसाग्रस्त क्षेत्र भी शामिल थे। जहां हिंसा हो रही है ऐसे क्षेत्रों पे भी उन्होंने शूटिंग करी थी। त्रिपुरा की प्रमुख नदी मनु के पुल को भी लेखक ने अपने कैमरे में कैद किया। उत्तरी त्रिपुरा जिले के जिलाधिकारी के सहयोग से लेखक ने ऊनाकोटी के शिव की मूर्तियों की शूटिंग भी की। वहां 1 करोड़ से एक कम जो मूर्ति थी, जिलाधिकारी के सहयोग से उन्होंने उस जगह की भी शूटिंग करी। उसने शिव की सबसे बड़ी मूर्ति तथा शिव द्वारा गंगा की धारा को पृथ्वी पर छोड़ने संबंधी मूर्तियों की भी अपने कैमरे में समेटा। तो ऊनाकोटी पे तो जो गंगा अवतरण का जो पूरी कथा थी वो एक चट्टान पे उकेरी गई थी, उसकी भी शूटिंग करी। शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति की भी उन्होंने शूटिंग करी। इस प्रकार लेखक ने पूरे त्रिपुरा के लगभग सभी प्रमुख एवं उल्लेखनीय स्थानों की शूटिंग करी। तो शिव जी की जो ये ऊनाकोटी थी, इसके साथ ही साथ उन्होंने त्रिपुरा की सभी महत्वपूर्ण जगहों को कवर किया अपनी शूटिंग के दौरान। अब प्रश्न संख्या 14।
कल्लू कुम्हार की उनाकोटी पाठ में त्रिपुरा के बारे में व्यक्त किए गए लेखक के विचारों पर प्रकाश डालिए। अब लेखक का त्रिपुरा के बारे में क्या विचार है, ये आपको इस पूरे पाठ में हमें देखने को मिला है। तो अब इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है कि उनकी जो सोच थी, जो कुछ भी था, वो आपको अपने शब्दों में यहाँ व्यक्त करना है। देखिए क्या है, लेखक का मानना है कि भारत के छोटे राज्यों में से एक त्रिपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। भाई एक छोटा सा राज्य है लेकिन उसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इसका कारण देखिए, वहां पे प्रवासी लोगों का आना है, इस वजह से हो सकता है। ये पहाड़ी इलाका तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि शेष भारत के संपर्क मिजोरम और असम के द्वारा होता है। यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं, कि मतलब उनका ये घर नहीं है, लेकिन तब भी वो यहाँ आकर रह रहे हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। लेखक का कहना है यहाँ उज्जवंत महल है। पहले माणिक्य वंश त्रिपुरा पर शासन करता था। प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन त्रिपुरा के ही रहने वाले थे। तो यहाँ पर उन्होंने त्रिपुरा के बारे में चीजें बताई कि माणिक्य वंश जो है कितने 182 राजाओं ने उसके राज्य किया, इतने काफी टाइम तक। एस.डी. बर्मन प्रमुख जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ, वो भी यहीं के ही हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक प्रसिद्ध लोक गायक हैं। भाई चूंकि आदिवासी एरिया है तो उनकी अपनी एक संस्कृति है, वो भी हमारे सामने उभर कर आई है। त्रिपुरा में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहु धार्मिक प्रदेश बन गया है। इसके कई क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे निपटने के लिए सीआरपीएफ भी तैनात रहती है। अब हिंसा का कारण ये बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके कारण यहाँ के आदिवासियों का संसाधन कम हो रहे हैं, तो इससे उनमें आक्रोश है, इस कारण ये विद्रोह हो रहे हैं। त्रिपुरा के लोग अगरबत्तियों के लिए बांस की सीखें तैयार करते हैं, जहां टीपीएस यानी टारू पोटैटो सीड्स, यानी कि यहाँ पर आलू की एक बहुत ही अलग उन्नत किस्म उगाई जाती है तरीके से, कि सफलतापूर्वक खेती होती है, जिसका निर्यात भी किया जाता है। अब ये जो आलू की जो किस्म उगाई जाती है टीपीएस, इसे हम सिर्फ देश में ही नहीं बाहर भी भेजते हैं। उत्तरी त्रिपुरा जिले के उनाकोटी का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहां 1 करोड़ से एक कम शिव की मूर्तियां हैं। चट्टानों पर चित्रित शिव की मूर्तियों के अंतर्गत गंगा की अवतरण संबंधी पौराणिक कथा को भी देखा जा सकता है। तो हमारे लेखक ने ये सभी कुछ त्रिपुरा के बारे में लिखा है, बताया है इस पाठ में, जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 15 पर। 15 में क्या दिया गया है, शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति के विषय में बताइए। अब शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति कहाँ है, उनाकोटी में। उसी के बारे में जो यहाँ पे लेखक ने बताया है वो हम लिखेंगे। उनाकोटी के शिव की 1 कोटि मूर्तियां हैं, जिन्हें कल्लू कुम्हार नामक व्यक्ति ने बनाया था। शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति पूरे भारतवर्ष पर यहीं पर है। यहाँ की चट्टानों पर शिव की मूर्तियों का चित्रण किया गया है। गंगा के अवतरण संबंधी पौराणिक कथा को भी चित्र के रूप में इन चट्टानों पर देखा जा सकता है। इसके पीछे एक दंत कथा जुड़ी है। अब शिव जी के बारे में, क्योंकि वहां पर शिव जी की 1 करोड़ मूर्ति है, सबसे बड़ी आधार मूर्ति यहीं पे है, गंगा अवतरण की कथा है, ये सभी कुछ कहां पर हमने देखी, उनाकोटी में। अब उसके पीछे एक दंत कथा क्या है, देखिए। कहा जाता है गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी पाताल लोक में ना चली जाए, इसलिए शिव को मनाया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और वे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। तो ये एक कथा है जो वहां पर पत्थरों चट्टानों में उकेरी गई है। कथा के प्रतीक रूप से शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना है। एक चट्टान है, उसमें पूरा शिव जी का चेहरा बना हुआ है और उनकी जटाएं बाकी चट्टानों पर फैली हुई हैं, और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है। अब एक वहां पर एक झरना बहता है, जो जिन चट्टानों पर शिव जी की जटाएं बनी है ना, उनसे वो झरना बहता रहता है। जैसे लगता है पूरे साल गंगा जी उनकी जटाओं से बहती रहती है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। क्योंकि ये एक दंत कथा है, गंगा जी वहां तो अवतरित नहीं हुई, वो वहां गोमुख में हुई। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये कथा थी, इसको कथा को जीवंत करने के लिए ऐसी मूर्ति बनाई गई जिससे उन जटाओं से हमेशा पानी टपकता रहे। तो ये उसको सजीव करने के लिए उनकी जो रचना थी उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया गया था।
तो ये थी उनाकोटी की पूरी कहानी, त्रिपुरा की कहानी, जो हमने इन प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने दोबारा दोहरा दी। तो आई थिंक चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चंस और ज़्यादा आपके सामने आ गए, आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए कि हम कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे और धीरे धीरे हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहेंगे। माना कि परीक्षा अभी नहीं आने वाली, लेकिन जब आएगी तब तो हमें रखने, अब एकदम से तो हम सारी चीज़ की तैयारी कर नहीं सकते, धीरे धीरे कर सकते हैं। तो बस इसी तरह हम इसकी तैयारी करते रहेंगे। आगे भी और चैप्टर बचा है ना, लेकर नेक्स्ट चैप्टर हम आपके सामने जल्दी ही आते हैं। चैप्टर है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।